नमस्कार, मैं हूं के एस चौहान। जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ये प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है और आज ये बच्चों हमारा 14वां दिन है और बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो अगर आप देखोगे भारत के अंदर, तो जो यूरोप से आने वाली जो पावर थी, शक्ति थी, उनका नाम था PDEF। PDE और F, ये सही क्रम में थे। पी का मतलब आप समझ रहे हैं, पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रेंच आए। फ्रेंच। तो सही आंसर है, सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली। तो सही आंसर हुआ डी इज द राइट आंसर। और अगर आप ये सोचोगे कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो आप देखेंगे डचों की सबसे पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम। ये पहली फैक्ट्री थी। अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत। फ्रांसीसियों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत और पुर्तगालों की सबसे पहली फैक्ट्री कालीकट। कालीकट। तो सही आंसर आपका आंसर डी। अगर हम बात करें भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ, तो अगर हम ये कर लें पुनर्जन्म की बात है, यह है पुनर्जन्म। अगर पुनर्जन्म की बात करें तो 15वीं सदी और 16वीं सदी में यहाँ पर कुछ बड़े भक्ति आंदोलन के व्यक्ति आए। एग्जाम्पल के तौर से, जैसे आपको पता है, अगर हम आदि शंकर की बात करें, आदि शंकर केरल में इन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी। रामानुजाचार्य तमिलनाडु में। अगर हम कहें रामानंद तो आंसर है यूपी। और यही ऐसे व्यक्ति हैं जो साउथ से भक्ति को नॉर्थ में लेकर आए। इसी तरह से वल्लभाचार्य नॉर्थ इंडिया में। कबीर का नाम, कबीर उत्तर प्रदेश। गुरु नानक पंजाब। नेक्स्ट आता है आपका चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल। शंकरदेव असम। इसके बाद आते हैं जैसे मीराबाई। राजस्थान। इसी के बाद आते हैं ज्ञानेश्वर। नामदेव। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास,
ये क्रम से है। रामदास, ये सभी महाराष्ट्र से, ये सभी महाराष्ट्र से, ये क्रम से है। पहले ज्ञानेश्वर, फिर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेव। तो सही आंसर है बच्चों 15वीं सदी। नादिर शाह ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? अब ये जो नादिर शाह था, समय है नादिर शाह 1739। इस समय देखिए ये व्यक्ति भारत के अंदर आया और करनाल तक आ गया। करनाल, ये करनाल तक पहुंच गया। करनाल दिल्ली के पास। उस समय भारत के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला के नाम से जानते हैं, भारत पर रूल कर रहा था। बहुत कमजोर शासक। अब जैसे ही नादिर शाह आया तो नादिर शाह ने हमारे भारत के अंदर कुछ लोगों से समझौता किया, जैसे नजीबुद्दौला, ऐसे लोगों से भारत के अंदर समझौता किया। और नादिर शाह ने भारत के अंदर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में जो शाहजहां, ध्यान रखिए बच्चों, इस व्यक्ति ने शाहजहां के तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को उठाकर ले गया। लगभग 10 मिलियन रुपए और 600 मिलियन, आप समझ सकते, जेवरात यहां से उठाकर ले गया। नादिर शाह, जिसे कहते हैं ईरान का नेपोलियन, इसने इस पैसे से अपने ईरान के अंदर जाकर कुछ समय के लिए टैक्स फ्री अपना शासनकाल कर दिया। तो सही आंसर है मोहम्मद शाह। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? तो आंसर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं बुलंद दरवाजा, तो अकबर ने कराया। जामा मस्जिद शाहजहां ने कराया। कुतुब मीनार ऐबक ने कराया। ताजमहल शाहजहां ने कराया। अब पूछा अकबर ने किसका निर्माण कराया, तो आंसर ये फतेहपुर सीकरी, जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी। अब बेसिकली फतेहपुर सीकरी में क्यों कराया? बेसिकली ये फतेहपुर सीकरी को बहुत अधिक पसंद करता था, क्योंकि यहाँ शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनका बहुत अधिक सम्मान करता था। ये एक सूफी संत थे और समय है 1572 का। इसने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात की खुशी में, उसकी जीत की खुशी में इसने आकर फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इसलिए सही आंसर हुआ बुलंद दरवाजा। तो ए इज द राइट आंसर। ये आपका बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी में है। इसे सोचा जब भी मैं आऊँगा, जब भी जाना होगा या आना होगा गुजरात के लिए, तो गुजरात को ये जीत कर आया था, उसकी खुशी मनाई इसने, अकबर ने, और उसी के आधार पर इसका निर्माण इसने कराया था। तो ये आपका है बुलंद दरवाजा। आप इसकी आर्किटेक्चर देखिए, क्या सुंदर आर्किटेक्चर इसकी बनी हुई है। पता थी ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के दरबार में किसे भेजा गया था? तो ध्यान रखेंगे, अगर जहांगीर की बात आती है, जहांगीर, इसके शासनकाल में एक आया था हॉकिंस। इसके बाद आया थॉमस रो। ध्यान रखिएगा, थॉमस रो। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? तो ओबियसली सबसे पहले तो हॉकिंस आया ना। तो हॉकिंस भारत में आया 1608 में, और इसने अपनी सबसे पहले
एक रहने का की जगह ली सूरत के अंदर, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली फैक्ट्री यही थी। लेकिन बेसिकली जहांगीर ने इसे परमिशन नहीं दी। लेकिन कुछ और भी यात्री भारत के अंदर आए थे, जैसे अकबर, अगर हम बात करें अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में फादर मोन्सरेट आया था। ये पुर्तगाली था, पी लिख दिया हमने। इसी के दरबार में राल्फ फिंच आया। राल्फ फिंच, ये भी ब्रिटिश था, ये ब्रिटिश था। अगर हम बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में इसके दरबार में पीटर मुंडी आया। पीटर मुंडी जो इटली का रहने वाला था, इटली। अगर हम बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में आया बर्नियर। बर्नियर फ्रेंच था, जो एक डॉक्टर था, फ्रांस से आया था, डॉक्टर था। इसी के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में मनुची आया। मनुची आया जो इटली से था, जो एक लेखक था। और शाहजहां के शासनकाल में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था ट्रेवर नियर। ट्रेवर नियर शाहजहां के शासनकाल में आया। जो आपको ध्यान रखना, ट्रेवर नियर आया, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक बिजनेसमैन था। शाहजहां, और ध्यान रखेंगे ये एक व्यापारी था। तो सही आंसर हुआ हॉकिंस। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अब आप समझे, तीसरा युद्ध बहुत ही खतरनाक युद्ध, 1761। एक साइड में अहमद शाह दुर्रानी और वहीं दूसरी ओर मराठे। और मराठों में कौन? तो आंसर है सदाशिव भाऊ। विश्वासराव जो मुख्य कमांडर था, सदाशिव भाऊ। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को साथ दे रहे थे हमारे कुछ भारतीय, जैसे नजीबुद्दौला, जैसे सुजाउद्दौला, जैसे नजफ खां। लेकिन इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का तो साथ हमारे कुछ भारतीय दे रहे थे, लेकिन मराठे अकेले पड़ गए। अब अकेले पड़ने का इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1761 में मराठे हमेशा के लिए परास्त हो गए। इस युद्ध ने यह साबित नहीं किया कि हमारे भारत में जो तीन शक्ति थी, अहमद शाह अब्दाली, मराठे और अंग्रेज साइलेंट रहे। लेकिन इस पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। इस तीसरी लड़ाई ने यह साबित नहीं किया कि भारत पर रूल कौन करेगा, क्योंकि अभी तीन शक्ति हैं। लेकिन एक बात जरूर सिद्ध कर दी कि भारत पर कौन आक्रमण या कौन रूल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रूल करने की लिस्ट से मराठे बाहर हो गए। इसलिए अब दो शक्तियां थी कि एक और अहमद शाह दुर्रानी और दूसरी ओर अंग्रेज। तो ये साबित नहीं हुआ कि
अब भारत पर रूल कौन करेगा, राज शासन कौन करेगा। लेकिन ये सिद्ध कर दिया कि मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। इसलिए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया अफगानों ने। ये अहमद शाह अब्दाली अफगान से आया था और ये अफगान का एक दुर्रानी शासक था। तो सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। अब टीपू सुल्तान जिसे हम कहते हैं टीपू सुल्तान, जिनको कहा जाता है मैसूर का शेर, मैसूर का शेर, ध्यान रखिए। इन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत की, कैलेंडर की शुरुआत की, रॉकेट की शुरुआत की, सिक्के की शुरुआत की, नए और सिल्क की शुरुआत की। सिल्क, कर्नाटक के अंदर जो सिल्क की फैक्ट्री है, इसकी शुरुआत टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के सदस्य बने। फ्रांसीसियों का एक जैकोबियन क्लब था, जैसे आज के समय में हम नाटो कहते हैं, उसी समय में एक जैकोबियन क्लब था। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को बनाया और यहीं पर श्रीरंगपट्टम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो टीपू सुल्तान, जिसे हम मैसूर का शेर कहते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में बनाई और यहीं पर इनका जीवन 1799 में समाप्त हो गया। तो सही आंसर है श्रीरंगपट्टम। ये है आपके श्रीरंगपट्टम, जो कितने सुंदर ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कर्नाटक में है। कभी आपको जाने का समय मिले आप देख करिए और टीपू सुल्तान को याद करिए। निम्न में से किसने अंग्रेजों का विरोध सबसे अधिक किया था। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजों का विरोध करने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली मराठे थे, मराठे। क्योंकि मराठों में जो पेशवा था और जिसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जो सबसे पहले पेशवा, दूसरे बाजीराव फर्स्ट, जिसे बाजीराव मस्तानी एक मूवी है, उसके बाद बालाजी बाजीराव। ये एक इतनी शक्तिशाली कड़ी थी इनके शासनकाल में। और आपके अगर हम एक कड़ी और कहें, माधवराव, और इनमें ही एक सहायक थे नाना फड़नवीस। लेकिन ये पेशवा नहीं थे, ये सहायक थे, संरक्षक थे। लेकिन इन शक्तिशाली पेशवाओं के समय में मराठे सबसे शक्तिशाली थे। अंग्रेजों ने युद्ध किए, लेकिन अंग्रेजों ने मराठों से 3 युद्ध किए और तीनों में सबसे पहले युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को चटनी चटा दी। तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम फर्स्ट युद्ध की बात करें तो आपको पता है 1780 से 84 का समय है, 75 से ऐसा माने, यहाँ से हम बात बंद करते हैं 1775 से 80, उसके बाद 1802 से 1805 और अंत में 1817 से 1818 का समय। तो अब जो पहला युद्ध है बड़ा शक्तिशाली युद्ध रहा, मराठों ने अंग्रेजों को चटनी चटा दी। तो ए इज द राइट आंसर। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं 2 बातें आती हैं। एक है होम रूल आंदोलन, और एक है होम रूल लीग। होम रूल लीग 2 बातें हैं, ये दोनों अलग हैं, ध्यान रखें। होम रूल आंदोलन बेसिकली आयरलैंड से शुरू हुआ, आयरलैंड की तर्ज में सबसे पहले शुरू, और भारत में इसको शुरू किया एनी बेसेंट ने।
1916 और आपको पता है मद्रास से। वहीं होम रूल लीग की शुरुआत की तिलक जी ने, तिलक। और इन्होंने इंडिया में शुरुआत की 1916, आंसर है पूना से। लेकिन क्वेश्चन पूछा है होम रूल आंदोलन की शुरुआत कैसे, तो ऑब्वियसली होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। तो होम रूल आंदोलन शुरू किसने किया, एनी बेसेंट ने। ए इज द राइट आंसर। ये है आपके तिलक जी, जो महान शख्सियत हमारे भारत के, ध्यान रखें लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध। अब इनको हम नमन करते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, जैसे आपके आज संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बात करते हैं। एक अवार्ड है जिसे कहते हैं, ये बच्चों ध्यान रखेंगे, संगीत नाटक अकेडमी, ये आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये शुरुआत कब हुई। एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी की शुरुआत कब हुई और किस फील्ड में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत के प्रदर्शन कला के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और बस आपको ये करना है कि आपको अगर अच्छा लगता है ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बच्चों जय हिंद।